हेलो एवरीवन। एज यू कैन सी आज का टॉपिक है स्लिम, SLIM। जी हाँ, स्लिम। क्या आपने इससे पहले सुना है? अगर नहीं सुना है तो सुन लीजिए, और सुना भी है तो फिर से सुन लीजिए, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड वेरी ट्रेंडिंग नाउ डेज। क्योंकि इससे भारत ही नहीं, जापान भी कनेक्ट होता है। इंडिया और जापान का कैसा रिलेशन है, इससे क्या कनेक्शन है, आइए देखते हैं हम आज की वीडियो में। आखिर ये है क्या स्लिम, और ये हमारे चंद्रयान 4 को, जो मिशन है मून लैंडिंग का, उसको कैसे अफेक्ट करेगा। देखो, आर एक्सपीरियंस विद जापानीज साइंटिस्ट गोज बैक टू द 1960s when we had the Thumba Equatorial Rocket Launching Station. It had a very unique location near the equator for launching our rockets. तो बहुत सारे जापानीज साइंटिस्ट पास्ट में यूज टू कम हियर टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट जॉइंटली विद इंडियन साइंटिस्ट. Recently, looking at the Japanese space program, the advances that are achieved by the Japan and also the common interest shared by the two countries, we are making a conscious effort to strengthen our relationship with JAXA, that is Japan Space Agency. और एक ये बहुत जायंट प्लेटफॉर्म देता है इंडिया और जापान को, दोनों कंट्रीज को फॉर स्पेस डेवलपमेंट, क्योंकि जो स्पेस साइंस है वो बहुत डिफिकल्ट, बहुत कॉम्प्लेक्स होती जा रही है एंड एट द सेम टाइम बहुत इंटरेस्टिंग बनती है. इंडिया और जापान हैव वेरी मच इन कॉमन इन द स्पेस साइंस फील्ड, so it is high time that Japan and India join hands and embark on common scientific exploration of space. ये द हिंदू का आर्टिकल है, इसमें भी काफ़ी कुछ स्लिम के बारे में बताया गया है. स्लिम क्या है, ये क्या करेगा, इसका मिशन क्या है, वगैरह वगैरह. तो अगर आपने द हिंदू न्यूज़पेपर को सब्सक्राइब किया है तो वहाँ से भी आप इसकी नॉलेज ले सकते हैं. साथ ही साथ मेरा वीडियो तो देखना बनता ही है, क्योंकि इसमें आपको सभी जगह से कंपाइल्ड नॉलेज मिलेगी, वो भी एकदम फ्री एंड टाइम सेविंग. अब स्लिम का फुल फॉर्म ये है, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून. ये एक स्पेसक्राफ्ट है जो 25 दिसंबर को मून की ऑर्बिट में एंटर कर चुका है और 19 जनवरी को उसका एम है कि वो मून पर लैंड हो जाएगा. ऐसा करने पर जापान की रैंकिंग हो जाएगी 5th. 5वां ऐसा देश बन जाएगा वो जो मून पे सॉफ्ट लैंडिंग करेगा. तो स्लिम एक स्पेसक्राफ्ट है जो कि जक्सा ने बनाया है और लॉन्च किया उसे सितंबर 2023 में. ये क्रिज्म के साथ लॉन्च किया गया है. क्रिज्म, XRISM, ये ऐसे प्रोनाउंस होता है, क्रिज्म, जो कि एक नेक्स्ट जनरेशन एक्सरे स्पेस टेलीस्कोप है जिसका फुल फॉर्म है एक्सरे इमेजिंग एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन, क्रिज्म. तो जो स्लिम है और ये क्रिज्म है, उसको ऑनबोर्ड किया H2A रॉकेट में और लॉन्च किया गया सितंबर 2023 में. क्रिज्म भी एक एक्सरे स्पेस टेलीस्कोप मिशन है जापान का, जेक्सा का और नासा का पार्टनरशिप में, टू स्टडी द स्ट्रक्चर फॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्स, आउटफ्लोज फ्रॉम द गैलेक्सी, न्यूक्लियाई एंड डार्क मैटर. देखिए डायग्राम में दिख रहा है, देखो एक बार डायग्राम में देखो आप. ये जो वेव डायग्राम है ये दिखा रहा है कि कैसे रॉकेट ने अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप किया एस्केप वेलोसिटी के साथ, और कैसे वो मून के अराउंड ऑर्बिट में, इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करने लग गया, जो कि जनवरी 2024 में मून में सॉफ्ट लैंडिंग कर देगा. तो अभी जो उसका फार्देस्ट पॉइंट है और क्लोजेस्ट पॉइंट है, जिसको बोलते हैं फार्देस्ट पॉइंट को बोलते हैं एपोजी और क्लोजेस्ट पॉइंट को बोलते हैं पेरिजी. तो उसका जो है एपोजी जो है वो 4000 किलोमीटर है और पेरिजी जो है वो 600 किलोमीटर है, जो मून के सरफेस से अगर नापा जाए तो, क्योंकि वो मून के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है इस वक्त. आप कंफ्यूज मत होना, ये लूनर सरफेस से है, मून के सरफेस से है इसकी डिस्टेंस, ये अर्थ के सरफेस से नहीं है, क्योंकि वो मून के अराउंड अभी रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिट में, इलिप्टिकल ऑर्बिट में. देखो, अगर जापान जो है अगर सक्सेसफुल हो जाता है इस मिशन पे, तो जापान एक 5वां ऐसा देश बनेगा जो मून पे सॉफ्ट लैंडिंग करेगा. ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई थी. स्लिम को दूसरा नाम दिया गया है मून स्नाइपर. जैसे मैंने बताया, जापान 5वां ऐसा देश तो बनेगा ही बनेगा अगर सक्सेसफुल हो जाता है मिशन, पर ये एक रिकॉर्ड भी कायम करेगा कि जो स्लिम होगी विल बी द स्मॉलेस्ट एंड द लाइटेस्ट स्पेसक्राफ्ट टू लैंड ऑन द मून. पर जापान का ये पहला मिशन नहीं है, ये स्लिम जो है दूसरा मिशन है जापानीज का. पहला जो मिशन है अप्रैल में इस साल फेल हो चुका था, जिसका नाम था हाकुतो. एक प्राइवेट कमर्शियल मिशन था, ये एक प्राइवेट फर्म का आईस्पेस नाम की, कि टोक्यो बेस्ड है. एट द टाइम ऑफ लॉन्च इसका वेट 590 kg था और जो हमारे चंद्रयान 3 का था वो 3900 kg था एट द टाइम ऑफ लॉन्च. तो ये काफी उससे हल्का है, वेरी लाइट,
क्योंकि इसमें इंस्ट्रूमेंट्स वो काफ़ी कम है और वो जापान के दिमाग में एक चीज़ ये भी थी कि फ्यूल को कैसे भी करके बचाया जा सके और एफिशिएंट वे में उसको इस्तेमाल किया जाए। चंद्रयान 3 के मुकाबले स्लिम ने थोड़ा लंबा रूट लिया हुआ है, चंद्रयान ने छोटा लिया था इसके कंपैरिजन में। स्लिम ने जो है एक लंबा रूट लिया है, बट एक चीज़ नोट करने वाली बात यह है कि वो फ्यूल थ्रिफ्टी रूट है, मतलब वो फ्यूल एफिशिएंट है, फ्यूल कम खर्च होने वाला रूट है, जो कि एक थ्योरी पे बेस्ड है, वीक स्टेबिलिटी बाउंड्री नाम की थ्योरी पे। अब आप सोच रहे होंगे रूट लंबा लेने पर भी फ्यूल कम कैसे लगेगा, तो आइए जानते हैं थोड़ा वीक स्टेबिलिटी बाउंड्री थ्योरी के बारे में। ये जो कॉन्सेप्ट है वो ये एक्सप्लेन करता है कि कोई भी स्पेस क्राफ्ट कैसे चेंज कर सकता है अपने ऑर्बिट यूजिंग वेरी लिटिल फ्यूल। साइंस में आपने 3 बॉडी प्रॉब्लम तो पढ़ी होगी, इसमें हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 3 बॉडी प्रॉब्लम में, एक अर्थ, एक मून और एक स्पेस क्राफ्ट। इसमें स्पेस क्राफ्ट का मास नेग्लिजिबल माना जाता है बाकी 2 अर्थ और मून के कंपैरिजन में, जहां पर ये जो अर्थ और मून है ये पॉइंट मासेस की तरह इसे मॉडल करेंगे हम, और ये सर्कुलर या इलिप्टिकल मोशन में आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में घूमते रहते हैं। क्लासिकल फिजिक्स में आप जानते होंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स का बहुत महत्व है। इन 3 बॉडीज में जो फोर्स लगेगा वो होगा क्लासिकल न्यूटोनियन ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ये जो वीक स्टेबिलिटी बाउंड्री है विल डिफाइन अ रीजन अराउंड द मून, जहां पर स्पेस क्राफ्ट जिसका मास आपने नेग्लिजिबल कंसिडर किया था वो टेम्पोरेरीली वहां कैप्चर्ड होगा। कैप्चर मीन्स उससे बंधा हुआ होगा और इलिप्टिकल मोशन कर रहा होगा स्पेस में मून के अराउंड, मतलब कि केपलर एनर्जी जो होगी मून और स्पेस क्राफ्ट के बीच वो होगी नेगेटिव। इसी चीज को वीक कैप्चर कहते हैं। तो इस वजह से स्पेस क्राफ्ट का मून के अराउंड क्या होगा, बाउंडेड मोशन हो जाएगा, मतलब वो एस्केप नहीं कर पाएगा उसे, वो उसके चारों ओर रिवॉल्व करते रहेगा। क्योंकि बाउंडेड मोशन में मतलब पार्टिकल जो हो जाता है ना, नेगेटिव टोटल एनर्जी हो जाती है, 0 से कम हो जाती है, और ना 2 या 2 से ज्यादा एक्सट्रीम पॉइंट हो जाते हैं जहां पे टोटल एनर्जी हमेशा इक्वल होती है पोटेंशियल एनर्जी की, मतलब काइनेटिक एनर्जी इनडायरेक्टली 0 हो जाती है, जो मोशन करने के लिए मतलब बचती ही नहीं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मोशन को वो करती है, तो मोशन के लिए एनर्जी बचती ही नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है पूरी की पूरी। टोटल एनर्जी नेगेटिव मतलब देयर इज नो एस्केप। इलिप्टिकल ऑर्बिट का जो रेडियस है वो बस मूव करता रहता है बिटवीन द 2 लिमिटिंग वैल्यूज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इलेक्ट्रॉन भी, एटम में जो होता है इलेक्ट्रॉन, वो दे आर ऑल्सो बाउंड टू देयर न्यूक्लियस। वी कैन से दैट अ प्लैनेट इज ऑल्सो बाउंड टू द सन। तो यहाँ भी क्या हुई, एनर्जी नेगेटिव होती है, इट डज नॉट हैव इनफ एनर्जी टू एस्केप टू इन्फिनिटी। तो इसी चीज को देख के, इसके एप्लीकेशंस को देख के वीक स्टेबिलिटी बाउंड्री थ्योरी की, तो बहुत देशों ने ये चीजें यूज करी है टेक्नोलॉजी में। जापान ने भी ये पहले यूज करी हुई है अपनी हितेन स्पेसक्राफ्ट के साथ, और ये स्लिम मिशन में भी यूज हुई है और हाकुतो में भी यूज हुई है जो जापान का ही है। सो ये रीजन जो वीक होने से ना, स्पेसक्राफ्ट क्या होता है, कुड चेंज द ऑर्बिट्स यूजिंग वेरी लिटिल फ्यूल। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि ये थ्योरी कैसे वर्क करती है। और अगर जापान 5th कंट्री है तो बाकी के 4 कौन से हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। वो है रशिया, यूएस, चाइना और इंडिया। India was the 4th country to land on moon and the very first country to successfully land on the moon's south pole. एक और चीज नोट करने वाली ये है कि वहां पहुंचकर जो स्लिम है वो डिप्लॉय करेगा 2 स्मॉल रोवर्स LEV-1 and 2, जो कि स्टडी करेंगे वहां के टेम्परेचर और रेडिएशन को और मून के मेंटल सरफेस को। एंड द चोजन साइट इज नियर द शियोली क्रेटर। क्रेटर क्या होता है, एक लैंडफॉर्म होता है, मतलब डिप्रेशन या होल जैसा बोल सकते हो आप उसे, कोई भी प्लेनेटरी सरफेस पे, विच इज यूजुअली कॉज्ड ईदर बाय एन ऑब्जेक्ट हिटिंग द सरफेस और बाय जियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑन द प्लेनेट। मतलब एक डिप्रेशन टाइप, एक बोल शेप का एक पिट बन जाता है वहां पे, जैसे वोल्केनो होता है अर्थ पे, तो एक वो क्या करता है, एक क्रेटर बना देता है। मून पे भी अगर कोई इम्पैक्ट होता है मीटेओराइट का तो एक डिप्रेशन टाइप फॉर्म हो जाता है। मून पे बहुत कॉमन है ये इम्पैक्ट, तो क्रेटर इसी चीज को बोलते हैं। शियोली भी एक क्रेटर है, इट इज अ स्मॉल लूनर इम्पैक्ट क्रेटर जो कि लोकेटेड है ऑन द नियर साइड ऑफ द मून। ये क्रेटर इसलिए चूज किया क्योंकि ये सबसे यंग क्रेटर है, तो इसमें रेडिएशंस अच्छी तरह स्टडी हो सकती है। अब कैसे, देखो एक प्लानिटरी जियोलॉजी में क्या होता है, एक रे सिस्टम होता है जो जैसे रेडियल जो स्ट्रिक्स होती है ना, जो जब इम्पैक्ट होता है तो वो फाइन कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं इम्पैक्ट से, तो पार्टिकल्स क्या होते हैं, बाहर की तरफ थ्रो आउट हो जाते हैं, लाइक मैनी थिन स्पोक्स कमिंग फ्रॉम द हब ऑफ अ व्हील, ऐसे दिखाई देता है। और ये रेज बहुत लंबी होती है, लेंथ में बहुत लंबी।
रेस क्या है? एक एनर्जी ही तो है। द डेप्थ ऑफ द क्रेटर इज अबाउट 20% ऑफ इट्स डायमीटर एंड द मटेरियल फ्रॉम अबाउट हाफ दैट डेप्थ इज इजेक्टेड टू द रिम एंड बियॉन्ड। और ये जो मटेरियल है वो अंदर से आता है, बहुत गहराई से। तो जो इजेक्टेड मटेरियल है ये प्रोटेक्टेड होता है फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ स्पेस वेदरिंग। वेदरिंग भी एक फिनोमिना है जो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, जो कि एक जियोलॉजिकल फिनोमिना है जो डार्कन और चेंज ले आता है सॉइल में, रेगोलिथ में। तो जो मटेरियल अंदर से अभी ताज़ा ताज़ा निकला हुआ है तो उसको चेंज आने में थोड़ा वक्त लगेगा। ओवर द टाइम द ब्राइट इजेक्टा जो होगा विल फेड इनटू द बैकग्राउंड एज द सरफेस वेदर्स। तभी इस यंग क्रेटर को चूज किया है ताकि अभी इसमें वेदरिंग प्रोसेस का असर ज़्यादा ना हो और रेडिएशन स्टडी करने में और मून के मेंटल सरफेस को स्टडी करने में कोई दिक्कत ना आए। इसमें एक बॉल शेप्ड व्हीकल भी सोरा क्यू नाम से एक जो माउंटेड होगा, वो भी एक उसमें एक कैमरा सिस्टम लगा हुआ है जो कि बहुत सारे फोटोज लेगा मून के सरफेस की लैंड होते ही, मून के सराउंडिंग एरिया की। तो ये तो अपना काम आराम से कर लेगा भैया। अब बात ये आती है कि ये हमारे चंद्रयान 4 के मिशन को कैसे अफेक्ट करेगा। As we all know, Chandrayaan 3 was launched from the Satish Dhawan Space Center on 14th of July 2023 and the lander touched down near the lunar south pole on 23rd of August 2023. इस मिशन के सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होने के बाद इसरो साइंटिस्ट और जापान साइंटिस्ट आपस में साथ साथ एक जॉइंट इंटरप्राइज करने की सोच रहे हैं ऑन मून लैंडिंग, वो भी साउथ पोल में। क्योंकि इंडिया ऑलरेडी साउथ पोल में जा चुका है और सबसे पहला देश बन चुका है जो साउथ पोल में लैंड होकर वहाँ के साउथ पोल को एक्सप्लोर कर चुका है। इसलिए जापान जक्सा जो चाहता है वो चाहता है इंडिया के साथ क्लोज एंटरप्राइज, जॉइंट एंटरप्राइज करने की। जक्सा ने इस मिशन के बारे में हाँ कर दिया है, अप्रूव कर दिया है, लेकिन इंडिया का अभी कन्फर्मिटी आना बाकी है। मिशन का नाम है लूपेक्स या फिर इसे आप कह सकते हैं चंद्रयान 4। ये फर्स्ट मिशन होगा थर्ड फेज का लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन नाम से। देखो जक्सा का क्या मानना है कि वो इंडिया के पास एक्सपीरियंस है साउथ पोल का, ठीक है। तो इंडिया से वो क्या कहेगा, कुछ टेक्नोलॉजी आप दो, कुछ टेक्नोलॉजी हम देते हैं, मिलके एक मिशन को सक्सेसफुल बनाते हैं। बात भी सही है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी अभी स्लिम में जक्सा यूज़ कर रहा है, जैसे कोई एल्गोरिथम है और नेविगेशन सिस्टम है वहाँ का, और जो अभी रेडिएशन स्टडी करेगा, टेम्परेचर स्टडी करेगा, तो ये सब क्रूशियल चीज़ें जो होगी वो लूपेक्स मिशन में बहुत काम आएगी। तो वो इंडिया जो बोल रहा है वो बोल रहा है मैं लैंडर मॉड्यूल प्रोवाइड करूंगा और आप हमें दे दीजिए लॉन्च व्हीकल एंड लूनर रोवर। देखो लैंडिंग साइट तो रहेगी साउथ पोल में, बट वो और भी नज़दीक रहेगी साउथ पोल के एज कम्पेयर टू चंद्रयान 3 ने जो जहाँ लैंड किया था। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज भरा टास्क होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं मून की जो सरफेस है बहुत रॉकी है, बहुत सारे क्रेटर्स है वहाँ, क्योंकि मीटोराइट का इम्पैक्ट वहाँ काफ़ी कॉमन है। तो इस वजह से स्पेसक्राफ्ट का डाउन रेंज और क्रॉस रेंज लिमिट है ऑलरेडी वो कम हो गई है एज कम्पेयर टू चंद्रयान 3। सो द क्राफ्ट विल हैव टू लैंड एज क्लोज टू द साइट एज मच एज पॉसिबल। जैसे जो विक्रम लैंडर था हमारा, जो चंद्रयान में हमने यूज़ किया, चंद्रयान 2 एंड 3 में, तो वो लैंडर ने क्या किया है कि 600 किलोमीटर फ्रॉम द साउथ पोल उसने लैंड किया था, ठीक है। अब क्या है, उसको जो नए वाले लूपेक्स मिशन में जो स्पेसक्राफ्ट जो यूज़ होगा उसको और नज़दीक साउथ पोल के मीन्स 600 किलोमीटर से भी कम में लैंड करना होगा। देखो इसमें शिव शक्ति पॉइंट एक आता है, ये लैंडिंग साइट थी चंद्रयान 3 लैंडर की, तो इससे भी नज़दीक साउथ पोल के वो हम लोग को लैंडिंग साइट एक अपनी नई तैयार करनी पड़ेगी लैंड करने के लिए लूपेक्स मिशन को। ये जो चंद्रयान 4 मिशन है विल बी एग्जीक्यूटेड इन 2 फेजेस। देखो जो साउथ पोल है मून का वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए है एज कम्पेयर टू नॉर्थ पोल या बाकी दूसरी सरफेस से, इसलिए है क्योंकि बिकॉज ऑफ द अकरेंस ऑफ वाटर आइस इन परमानेंटली शेडोड एरियाज अराउंड इट विच होल्ड्स पोटेंशियल फॉर रॉकेट फ्यूल एंड द लाइफ सपोर्ट। जो क्रेटर्स है साउथ पोल में ना, वहाँ सनलाइट पहुँचती नहीं है, वो बहुत दूर है, उनको कोल्ड ट्रैप्स कहा जाता है इस वजह से, जिनमें फॉसिल रिकॉर्ड हो सकते हैं हाइड्रोजन, वाटर, राइस और अदर वोलेटाइल्स के, जो कि बहुत अर्ली सोलर सिस्टम पीरियड के एरा को स्पैन करते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट जो लूनर नॉर्थ पोल रीजन है वहाँ इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में क्रेटर्स नहीं है, कोल्ड ट्रैप्स नहीं है, क्योंकि सनलाइट वहाँ पहुँच जाती है। कोल्ड ट्रैप्स देखिए इसमें लिखा हुआ है कि जो सैंपल जो वहाँ कलेक्ट करने के बाद अब उसका इंतज़ाम भी किया गया है कि वो कैसे सैंपल्स अर्थ तक पहुँचे सेफली। इसके लिए ये चीज़ है कि जब जैसे ही सैंपल कलेक्ट करने के बाद जो मॉड्यूल्स होंगे दो, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वो अर्थ की तरफ अप्रोच करेंगे तो वो 2 भागों में बट जाएंगे। एक अर्थ को रिटर्न हो जाएगा और दूसरा वहीं कंटिन्यू करेगा ऑर्बिट करने के। इस तरह से जो सैंपल्स होंगे वो अर्थ में सक्सेसफुली एंड सेफली लाया जा सकेगा ताकि उनकी फर्दर स्टडी हो।
ये जो कोलैबोरेशन है इंडिया और जापान का, ये भी दर्शाता है कि आने वाले टाइम पे एशिया एक मजबूत एक रीजन बनता है जो स्पेस एक्सप्लोरेशन में सबसे आगे है। कहा यह भी जा रहा है कि जो एक कोलैबोरेशन है इंडिया और जापान का, ये इस वजह से भी है कि चाइना के ग्रोइंग पावर को स्पेस एक्सप्लोरेशन फील्ड में काउंटर किया जा सके। However, it must be remembered that such a joint mission requires various phases of detailed discussion and technical consultations before it can even proceed to the hardware being finalized, developed, integrated, tested, and readied. And in such cases, scientists from both the countries and the agencies are required to visit the facilities of the other and work together on crucial aspects of the mission. It would be safe to say that a mission of this kind that involves close cooperation between two space agencies would take a handful of years to materialize. Given that the mission is years away, the various science outcomes and the lessons learned from the Chandrayaan 3 could be implemented in LUPEC's mission to make it more advanced and thereby derive more science and data from the lunar south pole. इसी होप में कि मून में भी आने वाले टाइम पे ह्यूमन हैबिटेशन पॉसिबल हो। इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं। होप आपको पसंद आई हो। लाइक एंड कमेंट। थैंक यू एंड हैव अ वेरी हैप्पी लर्निंग।